हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल। चलिए देखते हैं इसमें। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक भारतीय राजनीति में गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया था। ऐसे में राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण था वो क्षेत्रीयता एवं सामंतवादी प्रवृत्तियों का आगमन हुआ। इस दौर में उत्तर एवं दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, लेकिन ये राजवंश संपूर्ण भारत को एक शासन सत्ता के सूत्र में नहीं पिरो पाए। वास्तविकता ये रही कि ये बड़े बड़े राजवंश आपसी में वैमनस्यता एवं पारस्परिक संघर्षों से रत रहे और अंततः राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्कों के आगमन तक जारी रही। चलिए अब देखते हैं भारत के राजवंश। तो कौन कौन से राजवंश हैं जरा देखिए। तो पहला जैसे मैत्रक राजवंश है, कहाँ, वल्लभी। प्रमुख जो शासक था हैं वो कौन कौन रहे इसमें, भट्टारक हैं, धरसेन हैं, ध्रुवसेन हैं, ये कुछ शासक थे इसमें। उपलब्धियां, गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। मौखरी जो है ये कन्नौज, मौखरी वंश जो है कन्नौज जगह है। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा, इन्होंने हूणों को पराजित किया था और पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। मौखरी राजवंश। अगला है पुष्यभूति, ये थानेश्वर। पुष्यभूति इसके जो हैं पुष्यभूति हैं और प्रभाकर वर्धन है, राजवर्धन, हर्षवर्धन, ये विशाल राज्य स्थापित किया। फिर है परवर्ती गुप्त, ये मगध साम्राज्य, क्या नाम, कृष्णगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त और आदित्य सेन। मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही इनकी। गौड़, ये बंगाल स्थान है इनका, और यहाँ के प्रमुख शासक शशांक, थानेश्वर और कन्नौज शासकों से इनकी शत्रुता रही थी। चलिए अब वल्लभी का मैत्रक वंश देखते हैं। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की थी, जो गुप्तों के समय एक सैन्य पदाधिकारी था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक उसके उत्तराधिकारियों ने सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित कर रखा था। मैत्रक वंश के प्रारंभिक शासक भट्टार्क एवं उसका पुत्र धरसेन ने सेनापति की उपाधि धारण की। इससे विदित होता है कि ये गुप्तों के अधीन शासन करते थे। इस वंश के जो प्रमुख शासक द्रोण सिंह, ध्रुवसेन प्रथम, धनपट, गुहसेन और धरसेन द्वितीय, ये जो है रहे कुछ। शिलादित्य प्रथम, धरसेन तृतीय, ये जो है इसके प्रमुख शासक रहे हैं। मैत्रक वंश का अंतिम ज्ञात शासक जो है वो शिलादित्य सप्तम है, ये इम्पोर्टेंट है, जिसने 766 ईस्वी तक शासन किया था। मैत्रक वंशी नरेश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनके शासन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो 7वीं सदी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। गौड़ वंश, शशांक गौड़ वंश का संस्थापक तथा सबसे प्रतापी राजा था। उसने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन का वध किया था। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। उसकी महत्वाकांक्षाओं को बंगाल तक सीमित कर दिया था। शशांक के बाद गौड़ वंश का पतन हो गया था। बाद में इसी वंश के किसी क्षत्रिय ने बंगाल में समृद्ध और शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार बंगाल का शासक शशांक ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु। उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था।
कन्नौज का मौखरी वंश, तो मौखरी गुप्तों के सामंत थे। लगभग 510 ईस्वी में हरि वर्मा ने कन्नौज मौखरी वंश की स्थापना कर महाराज की उपाधि धारण की थी। मौखरियों की सामंत स्थिति से स्वतंत्र करने वाले प्रतापी शासक ईशान वर्मा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अफसर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त और ईशान वर्मा के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को परास्त कर मगध के मौखरियों से जीत लिया था। असीरगढ़ से प्राप्त एक मोहर में सर वर्मा को महाराजा धीराज कहा गया है। मगध को मौखरी आधिपत्य में लाने वाला शासक जो था वो सर्व वर्मा था। वह अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जो कि 586 ईस्वी तक राज्य करता रहा। अवंती वर्मा के समय में थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। अवंती वर्मा का पुत्र ग्रह वर्मा ये शासक हुआ बाद में। ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री के साथ संपन्न हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो है वो वंश के बारे में देखते हैं थोड़ा। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। पुष्यभूति गुप्तों का सामंत था, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। इस वंश के प्रमुख शासक नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की प्रधान रानी अग्र महिषी यशोमती से 2 पुत्र। राजश्री का विवाह कन्नौज मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ये याद रखिए, राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से हुआ था। गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना था। चलिए, बाणभट्ट पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी। देखिए, इसमें हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे ये, जिन्होंने 2 संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। ठीक है। तो इसमें हर्ष रचित जो है 8 उच्छ्वास यानी अध्याय हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। चौथे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन और उनके पुत्रों राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री के विवाह आदि का उल्लेख किया है। 5वें में हूणों के आक्रमण और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन है। 6ठे में ग्रहवर्मा की हत्या, राजवर्धन का मालाबार पर आक्रमण, शशांक के द्वारा राजवर्धन की हत्या का विवरण दिया गया। 7वें में हर्ष का सैन्य अभियान, कामरूप से मित्रता का वर्णन। 8वें में राजश्री की खोज तथा प्राप्ति के साथ हर्षचरित समाप्त हो जाती है। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। इसके अध्ययन से हर्षकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन का पता चलता है। वेनसांग का विवरण देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग ये जो था स्थल मार्ग से भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते को घूमते हुए भारत जब पहुंचा तो 629 ईस्वी में भारत लंबे अरसे तक वो ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। यानी 629 में आया था और 645 में यहाँ से गया था। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार
तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उसने शूद्रों को किसान कहा है। इसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। नोट: नालंदा जो है वो मृंड मुद्रा लेख में राजवर्धन को परम सौगात कहा गया है। अब आगे आइए। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियों परम भट्टार्क, महाराजा धीराज, सकलोतर पथनाथ, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया था। अब हर्ष का शासनकाल देखिए। हर्ष ने शशांक यानी जो गौड़ शासक था उसको हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उत्तर भारत के अन्य राजाओं को भी इसने जीत लिया। वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत में 5 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। संभवतः ये राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा ये थे। पश्चिम में उसने बल्लवी के शासक जो ध्रुवसेन द्वितीय थे से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त कर ली थी और मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। हर्ष के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, युद्ध काल 606 से 612 और शांति काल 612 से 642। सिंध राज्य को हर्ष ने जीत लिया था। वेनसांग के अनुसार यहाँ का राजा शूद्र था। बांसखेड़ा, शाहजहाँपुर का लेख, इसमें मधुबन का लेख, मऊ एवं ऐहोल का लेख हर्ष के शासन की सूचना प्रदान करते हैं। नालंदा एवं सोनीपत से प्राप्त मोहरें हर्ष के शासन की जो है सूचना देती है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहाँ के भगवान बुद्ध का दांत बलपूर्वक लाकर कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है।